दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने महासागरीय धाराओं के बारे में पढ़ा था। हमने पिछले वीडियो में कहाँ तक पढ़ा था? हमने पढ़ा था महासागरीय धाराओं को प्रभावित करने वाले कारकों में नंबर 1 टॉपिक था पार्थिव कारक। पार्थिव कारक में भी हमने क्या क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था पार्थिव कारक में पृथ्वी के आकार के कारण, दूसरा गुरुत्वीय बल के कारण, ठीक है। और उसमें अब श्रृंखला को आगे जारी रखते हुए आज हम पढ़ेंगे तीसरा, जिसको कहते हैं पृथ्वी का घूर्णन के द्वारा, पृथ्वी के घूर्णन के द्वारा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रशांत कुमार और आपका स्वागत करता हूं PKPSTRG अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर अभी नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप नए के साथ पुराने भी हो चुके हो, तो आप इस चैनल को लाइक एंड शेयर करिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। यदि अभी तक आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी तो पहले जाइए आप पुरानी वीडियो को देखिए, आपको अच्छे से और समझ में आएगा। चलिए अब देखते हैं कि पार्थिव कारक में तीसरा पॉइंट है घूर्णन। आखिर घूर्णन के द्वारा हमारी महासागरीय धाराएं कैसे प्रभावित होती है, ठीक है, उनकी गतियों में क्या अंतर आता है। चलिए देखते हैं। चूँकि हम जानते हैं जो हमारी पृथ्वी है, ये यदि हमारी पृथ्वी की बात करूँ तो इसका घूर्णन कैसे है? पृथ्वी का घूर्णन कैसे है? पश्चिम से पूर्व की ओर है। पश्चिम से कहाँ की ओर है? पूर्व की ओर। पृथ्वी का जो घूर्णन है पश्चिम से पूर्व की ओर है, ठीक है। एक न्यूटन के द्वारा एक क्रिया प्रतिक्रिया का नियम दिया गया था, जिसके थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन भी कहते हैं, न्यूटन का तृतीय नियम। उनके अनुसार क्या था कि किसी भी क्रिया के विपरीत एक प्रतिक्रिया होती है जो क्रिया के द्वारा लगाए गए बल के परिमाण के बराबर होती है, ठीक है। इसी प्रकार जब हमारी पृथ्वी की जो गति है पश्चिम से पूर्व की ओर होगी तो महासागरों में पाए जाने वाली जितनी भी जलधाराएं है, महासागरों में पाए जाने वाली जितनी जलधाराएं, उनकी गति कैसे होगी? पूर्व से पश्चिम की ओर। कैसे होगी? पूर्व से पश्चिम की ओर। ये पूर्व से पश्चिम की ओर होगी। किन की जलधाराओं की गति? जो जलधाराओं की गति कैसे होगी? पूर्व से पश्चिम की ओर होगी। बिल्कुल, जलधाराओं की गति क्यों होगी? क्योंकि मैंने बताया न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया नियम से, न्यूटन के क्रिया एवं प्रतिक्रिया के नियम से, न्यूटन के क्रिया एवं प्रतिक्रिया के नियम से क्या होगा? इसकी जो दिशा होगी पूर्व से पश्चिम की ओर होगी, ठीक है। तो दोस्तों, हमने पढ़ा पार्थिव कारक के बारे में, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा कारक। दूसरा कारक है हमारा वायुमंडलीय कारक। वायुमंडलीय कारक, ठीक है। मैं एक बार इसको रब कर देता हूँ। वायुमंडलीय कारक में मिटवा दे, रोक दे। मैं जब रब करूँ रोक देगा। चलो शुरू कर। देखते हैं वायुमंडलीय कारकों में। देखना, वायुमंडलीय में कारकों में एक बेस्ट है प्रचलित पवनों के द्वारा। प्रचलित पवनों के द्वारा, जिसके अंतर्गत आता है प्रचलित पवनों के द्वारा। आखिर प्रचलित पवन इसको किस प्रकार प्रभावित करती है हमारी महासागरीय धाराओं को? देखते हैं। यदि मैं एक महासागर की स्ट्रक्चर बनाऊं, ये रहा हमारा महासागर की स्ट्रक्चर, ठीक है। ये है महासागरीय स्ट्रक्चर। यदि इस पर ये हवा इस प्रकार आ रही है, हवा इस प्रकार आ रही है महासागर की सतह पर, तो क्या होगा? महासागर की जब सतह पर हवा आ रही है तो महासागर की जलधाराओं को आगे की ओर धकेलेगी। किसके कारण? घर्षण के कारण। कहने का मतलब है कि जब वायुमंडलीय हवाएं महासागर की सतह पर टकराती है तो घर्षण के कारण महासागर की सतही जल को एक नियमित रूप से गति प्रदान कर देती है, जिस कारण क्या होगा? हमारी महासागरीय धाराएं भी गतिमान हो जाएगी। यानी कि ये इस प्रकार गति करनी शुरू कर देगी हमारी महासागरीय सतही जल, और यही सतही जल अंदर तक चलते क्या करेगा? एक बहुत बड़ी जलधारा का रूप प्राप्त कर लेगा, ठीक है। इस प्रकार यानी कि इस साइड ने चलना शुरू कर दिया, ठीक है। एक मैन महोदय, इनका एक नियम है, एक मैन स्पाइरल लॉ। एक मैन
स्पाइरल लॉ। इनके अनुसार कि महासागर पर टकराने वाली जो धारा होगी वह 45 डिग्री के एंगल पर, इनके अनुसार क्या होगा, जो महासागर पर टकराने वाली वायुमंडलीय हवाएं होगी वे 45 डिग्री के एंगल पर टकराकर जल को आगे की ओर धकेलती है। कितने डिग्री के एंगल पर? 45 डिग्री के एंगल पर। दोस्तों गलती हो चुका था बोलने में, नियम को कोई बात नहीं, लेकिन फिर बता दिया कि दोबारा सुन लो कि जो वायुमंडलीय हवाएं है महासागर की सतह पर 45 डिग्री के एंगल पर टकराकर महासागरीय जलधाराओं को आगे की ओर धकेलती है। ठीक है, चलिए ये किसके कारण था? वायुमंडलीय का कारण, जिसमें भी परिचलित प्रवणों के द्वारा इस प्रकार प्रभावित हो रही थी। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा प्रभावित होना। दूसरा प्रभावित में देखेंगे हम वर्षण की क्रिया के द्वारा और वाष्पन की क्रिया के द्वारा। वर्षण और वाष्पन, आखिर महासागरीय जो जलधारा है वर्षण एवं वाष्पन की क्रिया से किस प्रकार प्रभावित होगी। तो तीसरा भी लिख देता हूँ मैं, तीसरा यानी सी, वर्षण एवं वाष्पीकरण के कारण किस प्रकार प्रभावित होगी, उसकी दिशा कहाँ से होगी। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। यदि मैं ये एक महासागर बनाऊं, ठीक है, और इधर ये कुछ बादल है, बादलों के द्वारा कुछ वर्षण क्रिया की जा रही है, यानी कि वर्षा की जा रही है। ठीक है, और इस साइड क्या है, एक सूर्य है, सूर्य सन के द्वारा क्या है, इधर प्रकाश डाला जा रहा है। प्रकाश के कारण क्या हो रहा है, जो हमारी जल है जलवाष्प के रूप में ऊपर की ओर संवहनी क्रिया कर रही है, यानी कि ऊपर की ओर उड़ रहा है पानी। ठीक है, अब एक बात बताना, इस जगह पानी बरस रहा है और इस जगह पानी जलवाष्प के रूप में ऊपर उठ रहा है, तो क्या होगा, इस साइड पानी का जो ढाल होगा ऊंचा होगा, यानी कि पानी का जो सतही जल होगा, जो सतही स्तर होगा कैसा होगा, ऊंचा होगा बिल्कुल, और इस साइड कैसा होगा, नीचा होगा। जब ऊंचे नीचे का भेदभाव आ गया तो क्या होगा, पानी की दिशा ऊंचे से नीचे की हो जाएगी कि नीचे से ऊंचे की ओर। आप समझदार है, आपके अनुसार कैसे जाएगी, पानी की जो प्रवाह होगा ऊंचे से नीचे की ओर होगा, राइट। तो इसी कारण कहते हैं कि वर्षण एवं वाष्पीकरण के कारण जो समुद्र का जो महासागरों का जो जलीय धारा का प्रवाह है वह ऊंचे से नीचे की ओर, यानी कि सतही जल की ओर प्रवाहित होगा। ठीक है, इधर क्या हो रही है, इधर हो रही है वर्षण क्रिया, और इधर क्या हो रहा है, इधर हो रहा है वाष्पन। ठीक है, चलिए ये भी जाना हमने। उसके बाद जानते हैं अब चौथा टॉपिक, इसको मैं वो मिटा देता हूँ। अब देखते हैं चौथा कारण क्या है, वायुमंडलीय दाब के कारण। कि वायुमंडलीय दाब, ध्यान सुनना मेरी बात, कहने का तात्पर्य क्या है। यदि फिर से मैं अपना एक वही बाउल बनाऊं, वही चित्र बनाऊं, वही समुद्र बनाऊं, तो जिस साइड दाब कम होगा उस साइड का जल धारा कैसी होगी, नीचे की ओर, और जिस साइड दाब अधिक होगा उस साइड क्या होगा, गलत हो गया, देखना, जिस साइड दाब अधिक होगा उस साइड क्या होगा, जल धारा यानी सतही जल नीचे की ओर होगा, और जिस साइड दाब कम होगा उस साइड क्या होगा, सतही जल ऊपर की ओर। मैं दोबारा से लिख देता हूँ, इस साइड क्या है, दाब कम है, दाब कितना है, कम, और इस साइड क्या है, दाब अधिक है, दाब अधिक। दोस्तों पीछे डिस्टरबेंस हो रहा है तो इस वजह से लिख कुछ हो रहा हूँ, बता कुछ हो रहा हूँ, पर लेकिन आप समझ जाना। देखना इस साइड, देखना फिर वही बात आ गई, इस साइड क्या है यार, इस साइड दाब अधिक है और इस साइड क्या है, दाब कम। क्या होगा आज मेरे साथ, चलिए कोई नहीं, इस साइड दाब अधिक है। अब एक बात बताना, जिस साइड दाब अधिक होगा तो उस साइड क्या होगा, महासागरीय जल के जो सतही जल है वो नीचे की ओर गति करेगा, यानी कि नीचे दबाव एक महसूस करेगा। दबाव के कारण क्या होगा, इसका जो सतही जल है नीचे की ओर आ जाएगा, और जहाँ दाब कम है उसका सतही जल संतुलन के कारण ऊपर की ओर उठ जाएगा। ठीक, अब जैसे ये ऊपर उठा हुआ है और ये नीचे दबा हुआ है, तो जो जल धाराओं का जो दिशा होगी कैसे होगी, इस प्रकार होगी, यानी कि कम दाब से अधिक दाब की ओर प्रवाहित होगा जल, राइट। तो हम कह सकते हैं कि वायुमंडल दाब के कारण भी महासागरों में जल धाराओं की दिशा परिवर्तित हो जाती है। ठीक है,
चलिए ये तो थी वायुमंडलीय दाब के कारण। चलिए यदि मैं चौथे होते या पाँचवीं की बात करूँ, यदि मैं तापमान की बात करूँ, तापमान, आखिर तापमान इसको कैसे प्रभावित करता है, तापमान इसको कैसे प्रभावित करता है, तो मैं इसमें ही इस चित्र में थोड़ा सा फेरबदल कर रहा हूँ, देखते हैं। एक बात बताना, इधर क्या है, इधर मान लीजिए सूर्य देवता है हमारे, ये रहे सन, सन के द्वारा यहाँ तापमान में वृद्धि कर दी गई, ठीक है। सन के द्वारा क्या करा गया कि यहाँ के तापमान में वृद्धि कर दी, ठीक। और इस साइड क्या है, इस साइड है हमारे मेघाच्छादन, क्या कहते हैं, मेघाच्छादन। इधर क्या है, बादल, बादलों के कारण यहाँ है तापमान कम, ठीक है। अब देखना, किसी भी चीज़ की एक प्रकृति होती है, किसी भी धातु की, जहाँ तापमान अधिक होगा वो धातु क्या करेगा, अपना ऊष्मीय प्रसार करेगा, राइट। इसी ऊष्मीय प्रसार के कारण क्या होगा, उसमें फैलाव होगा, और यही फिनोमेना कहाँ लागू होगा, पानी के कारण। यहाँ तापमान अधिक है तो यहाँ ऊष्मीय प्रसार हुआ पानी में ऊष्मीय प्रसार हुआ तो पानी का आयतन बढ़ा, पानी का आयतन ने ऊंचाई प्राप्त की। और दूसरी जगह जहाँ तापमान कम है वहाँ उसमें संकुचन की क्रिया हुई, उसमें संकुचन के कारण पानी का अवतलन हुआ, और यह पानी का उत्थान और अवतलन में जो अंतर पैदा हुआ, जिसके कारण क्या होगा, महासागरीय जल धाराओं की दिशा कैसी होगी, ऊंचे से नीचे की ओर होगी। महासागरीय धाराओं की दिशा कैसे होगी, ऊंचे से नीचे की ओर होगी, ठीक है। तो हमने जाना कि तापमान, वायुमंडल दाब, वर्षण, वायुमंडलीय कारक और पार्थिव कारण हमारे महासागरीय धाराओं को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, ठीक है। ये तो थे धाराओं के बारे में। यदि मैं बात करूँ गति के बारे में, गति को प्रभावित कैसे करते हैं, तो एक बार गति को भी समझ लेते हैं, देखते हैं गति को कैसे प्रभावित करते हैं। गति को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। देखते हैं गति को प्रभावित करने वाले कारकों में जो सबसे बड़ा कारक है वह है हमारे महाद्वीप और छोटे छोटे से द्वीप। क्या है, महाद्वीप और छोटे छोटे से द्वीप। चलिए यदि मैं एक पृथ्वी का ऐसे स्ट्रक्चर बना देता हूँ, ठीक है, ये रहे हमारे द्वीप, महाद्वीप, ठीक है। ये नोट टू बी स्केल है, यानी कि आप बस केवल समझिए। और ये रहे द्वीप। अब ध्यान सुनना मेरी बात, कहने का क्या चाह रहा हूँ मैं। जो महासागरीय धाराएं होगी वे जब इन द्वीपों के तत्वों से टकराएगी तो क्या होगी, अपना गति एवं दिशा को परिवर्तित कर देगी, यानी कि ऐसे। और जब छोटे छोटे द्वीपों से टकराएगी तो कैसे होगी, दो भागों में विभाजित हो जाएगी, ऐसे, ठीक है। जैसे कि इधर की बात करूँ, यदि कोई महासागरीय धारा आ रही है इस साइड, तो सामने ये तट दिख गया, तो तट के कारण क्या होगी, या तो महासागरीय धारा इस साइड प्रवाहित होगी या फिर इस साइड प्रवाहित होगी। ऐसे यदि इस साइड से जाने वाली सामने टकरा गई तो इससे प्रभावित होगी। तो कहने का मतलब महासागरीय धाराओं के बीच में के रस्तों के बीच में आने वाले महाद्वीपों के कारण उनकी गति एवं दिशा प्रभावित होती है, ठीक है दोस्तों। तो आज हमने जाना महासागरीय धाराओं को प्रभावित करने वाले संपूर्ण कारकों के बारे में, ठीक है। अब आने वाली वीडियो में हम क्या जानेंगे उसका भी देख लेते हैं। देखना, आने वाली वीडियो में हम जानेंगे कि अटलांटिक महासागर की धाराएं, अटलांटिक महासागरीय धाराएं वे क्या है और उनके नाम। दूसरा हिंद महासागरीय धाराएं, और तीसरा प्रशांत महासागरीय धाराएं, ठीक है दोस्तों। ये इस श्रृंखला का दूसरा लेक्चर था, और हो सकता है इनमें भी 1 से 2 लेक्चर जरूर बन जाएंगे, ठीक है। तो आने वाले 2-4 लेक्चर में ये पूर्ण टॉपिक खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा था और हमने इसमें प्रत्येक जो इसके समझने के कारण थे हमने सब कुछ कोशिश की समझाने की, ठीक है दोस्तों। इसी साथ आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।